बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ था, अल्टरनेटिंग करंट। और लास्ट लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था। फिर उससे जो वेव फॉर्म जनरेट होती है वो पढ़ी थी। फिर उससे जो वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट टाइम पे इंस्टेंटेनियस हमने करंट पढ़ा था, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पढ़ी थी करंट की और वोल्टेज की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेज ऑफ एसी। फेज ऑफ एसी क्या होता है? द एंगल थीटा, थीटा को एंगल यानी कि फेज उसका, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड फेज। जैसा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हमने निकाली थी लास्ट वाले लेक्चर में, जिसमें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था। ओमेगा की जगह हमने 2 पाई एफ और एफ की जगह पे 1/t, यानी कि जो टोटल हमारे पास हो जाता था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी था, और स्मॉल टी पे हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की थी, वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा था। अब हमने एक ऐसा एंगल जो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बयान करे, उसे हम फेज ऑफ एसी कहते हैं, एसी का एंगल कहते हैं। अब फेज लीड भी करेगा और फेज लैग भी करेगा, ठीक है। फेज लीड और फेज लैग। अब जो फेज लीड क्या है ये भी हम पढ़ते हैं, फेज लैग क्या ये भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गौर फरमा लें कि फेज लीड और फेज लैग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्सोल्यूट फेज। एब्सोल्यूट फेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज लीड और फेज लैग है। अब हमने जो इसकी साइन की वेव के लिए इक्वेशन जो थी वो v इज इक्वल वी नॉट साइन ऑफ थीटा थी, और इसमें हमने जब थीटा ज़ीरो पुट किया तो उस वक्त वोल्टेज भी ज़ीरो है, जो हमने ये शो किया था। फिर हमने थीटा 90 पुट किया तो उस वक्त जो मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे होती है, ये मैक्सिमम वोल्टेज आया। फिर हमने 180 पुट किया तो 180 पे ज़ीरो आया। फिर हमने यहाँ पे निशान लगाया, फिर हमने 270 पे ये निशान लगाया, हमारे पास ये आया। उसके बाद हमने 360 पे देखा, हमारे पास ये वाला पॉइंट आया। फिर हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में रिलेट कर दिया, मिला दिया, तो ये हमारे पास वेव आ गई, ठीक है। अब मैं इस तरह की दो वेव्स लेता हूँ, एक वेव वोल्टेज की है ये वाली, और दूसरी पे हमारे पास करंट की है ये वाली। अब ये हम इक्वेशन को 1 कह दिया और इस इक्वेशन को 2 कह दिया। 1 वाली इक्वेशन ये जा रही है जो हमारे पास वेव है, सॉरी, और 2 वाली हमारे पास वेव बेटा ये वाली है। उसके बाद एक चीज़ आपने इसमें से याद रखनी है कि हमारे पास फेज़ लैग क्या और फेज़ लीड क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होती है। क्या होती है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की, जो क्वांटिटीज़ कम ज़्यादा हो रही हों उनकी। हमारे पास जैसा कि करंट की एसी है, ये कम ज़्यादा होता है, वह कभी हायर लेवल पे इसका आ जाता है, इस पे पॉजिटिव साइकिल, और कभी नेगेटिव साइकिल। ये कभी कम हो रही होती है, कभी ज़्यादा हो रही होती है। इसी तरह ये हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अब इसका हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। वेक्टर आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे आ गया, जैसा कि हमारे पास इंटर में हमने सेकंड चैप्टर में वेक्टर के रिलेटेड पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। अब हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, एंगल को बयान करने के लिए हम एक वेक्टर का सहारा लेते हैं, और वो वेक्टर हमारे पास किस तरीके से नोट होता है, जैसा कि लेंथ उसकी वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। लेंथ उसकी जो लेनी है वेक्टर की, वेक्टर इस तरीके से नोट किया जाता है हमारे पास। ये वेक्टर के एक फिजिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। लेंथ जो उसकी होनी चाहिए, या वो पीक और आरएमएस वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जो लेंथ ले रहे हैं वो हम वेव की जो पीक या आरएमएस वैल्यू हमारे पास आ रही है उसके रिलेटेड लेना है। जैसा कि ये हमारे पास एक वेव है, इस वेव में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू सेंटर में यहाँ पे 90 पे होती है, और ये हमारे पास इतनी लेंथ आ गई, और इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये वाला आ गया। अगर ये वेव बड़ी है तो बड़ा इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होगी, या आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यू, तो इसका वेक्टर भी बड़ा आएगा बड़ी वेव का, और छोटी वेव का वेक्टर भी छोटा आएगा। एक चीज़ तो आपने ये ज़हन में रखनी है। दूसरी बात ये है कि ये वर्टिकल हम
हमने तब लेना है जब मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी 90 पे अगर वेक्टर है तो उसको हमने स्ट्रेट ऊपर की जानिब लेना है, वर्टिकल लेना है इस जानिब में। और अगर वो 0 वैल्यू है तो उसको शो करने के लिए हमने हॉरिजेंटल वेक्टर बनाना है। ठीक है, दो चीज़ें अभी तक ज़हन में रख लें कि हमारे पास लेंथ उस वेक्टर की उतनी होनी चाहिए जितनी वेव की पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है। और नंबर 2, हमने उसका वेक्टर जो है अगर मैक्सिमम वैल्यू पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो जो वेक्टर बनेगा वो वर्टिकल बनाएंगे, और अगर 0 वैल्यू है तो उसका जो वेक्टर हम बनाएंगे वो हॉरिजेंटल वैल्यू बनाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी है कि हमारे पास ओमेगा रोटेटिंग वेक्टर्स, यानी कि उसके रोटेटिंग वेक्टर, वेक्टर जो रोटेट कर रहा हो, जिस जो हमने अभी इसका बनाया, जो हमने शो किया एक वेक्टर, वो जब रोटेट करे उसकी स्पीड जो है यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बेटा बराबर हो ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि ये मैं एक वेव शो करता हूँ, ये वेव यहाँ से इधर मूव कर रही है, अब ये मूव करेगी तो इसका वेक्टर जब ये 0 पे होगी तो इसका वेक्टर एक सर्कल के अंदर ऐसे होगा। लेकिन जब हम इधर से मूव करके इधर 90 पे जाते हैं तो ये भी इधर से मूव करता इधर आएगा और इधर से मूव करता हुआ 90 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही ये वेव ऊपर गई 90 तक, इधर से ये वेक्टर घूम के इधर तक आ गया, फिर इधर से ये 180 पे आ गई तो इधर से ये वेक्टर घूम के हमारे पास इधर स्ट्रेट सीधा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब 270 पे आएगी तो वेक्टर भी यहाँ से रोटेट करके इधर आ जाएगा, और इधर से जब ये दोबारा 0 पे पहुंचेगा तो दोबारा फिर ये इधर आ जाएगा यहाँ से रोटेट करता हुआ इधर। तो उसके कहने का मतलब है कि जिस तरह ये साइन वेव चल रही होती है, ये जो फेज बयान करता है, ये जो वेक्टर है ये भी इसी तरह घूम के बयान करेगा। इसका मतलब है हम वेव के बगैर भी एक वेक्टर को सर्कल में घूमते हुए देख के बता सकते हैं कि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, इस वक्त करंट की वैल्यू कितनी है, ये हम इस एक वेक्टर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, वे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। 3 कंडीशन मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, ये आपने गौर करना है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लेंथ उसकी पीक वैल्यू के बराबर या आरएमएस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो वर्टिकल वेक्टर हमने ड्रा करना है, अगर 0 वैल्यू है तो हॉरिजेंटल हमने ड्रा करना है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर है और अल्टरनेटिंग करंट है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं फेज़र। फेज़र से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह हम इसको स्केल डेवलप करते हैं इसका। जैसा कि ये वेक्टर, अब हम ये वेव हमारे पास 20 to 30 सेंटीमीटर आ जाती है, या हमारे पास 100 मीटर आ जाती है, या 500 मीटर वोल्टेज इसका दे देता है, तो हम उसको कैसे एलेबोरेट करेंगे? तो उससे स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग कैसे की जाती है, मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि हमारे पास 500 वोल्ट इसका जो है ना पोटेंशियल है, ठीक है, इसका वोल्टेज हमारे पास 500 वोल्ट है। अब मैं कह देता हूँ जी 100 वोल्ट को मैंने 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया, ये मैंने स्केलिंग कर लिया। अब 500 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट को हम 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो 500 वोल्ट को हम क्या कहेंगे जी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक 100 का 1 सेंटीमीटर, दूसरे 100 का 2 सेंटीमीटर, तीसरे का 4 और चौथे का हमारे पास और पांचवें का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको जब मैं ड्रा करूंगा तो फिर वेक्टर 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे लाइन लगा के आगे निशान एरो का लगा दूंगा, ये स्केलिंग करके मेरे पास वेक्टर आ गया। इस तरह मैं वोल्टेज का या करंट का दोनों का ये वेक्टर ड्रा कर सकता हूँ, कितना बड़ा करना है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जैसे कि लेंथ लेनी होती है। ठीक है, लेंथ कितनी लेनी है, ये अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज है, तो इसकी हम स्केलिंग करके छोटे वैल्यू में इतना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी फेज लीड और फेज लैग की तरफ, और साथ में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी समझा देता हूँ इस इक्वेशन से। अब मैंने यहाँ पे बताया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वर्टिकल लाइन लगानी है। अब ये देखें, यहाँ पे ये करंट है, करंट की कितनी बेटा वैल्यू आ रही है,
जीरो इस जगह पे जीरो वैल्यू हो तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल हमने लाइन लगानी थी, तो ये मैंने करंट के लिए जो वेक्टर बनाया वो हॉरिजेंटल बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम वोल्टेज की इस पॉइंट पे देखते हैं, तो वोल्टेज मैक्सिमम है, यानी कि पीक वैल्यू है। जब ये वेव, जिस तरह ये वेव आ रही है यहाँ पे जीरो है, इसकी 90 के ऊपर पीक वैल्यू होती है यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू। तो इसकी पीक वैल्यू यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज की, और मैक्सिमम यानी कि पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तो वर्टिकल बनाते हैं, तो वोल्टेज का ड्रा मैं ये वर्टिकल करूंगा। ये हमारे पास वो करंट और वोल्टेज के दोनों के वेक्टर आ गए, जो कि 90 के ऊपर है, ठीक है। 90 एंगल बना रहे हैं आपस में। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे आके जीरो हो गया। जो जीरो वैल्यू पे हम हॉरिजेंटल बनाते हैं, तो इसको मैंने हॉरिजेंटल बना दिया ये। उसके बाद करंट की देखें, ये करंट की सेकंड वेव थी, ये करंट यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो करंट की मैक्सिमम बनाते हुए मैं इसको शो करूँगा। ये हमारे पास ये वाले वर्टिकल लाइन ये आ गई, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे दूसरी वेव करंट की थी, ये जीरो है, तो जीरो वैल्यू पे हॉरिजेंटल, तो मैं इसको हॉरिजेंटल बना दूंगा। और ये मैक्सिमम है, ये थोड़ी सी वेव आगे पीछे हो गया मुझसे बनाते हुए, ये थोड़ी सी असल में आगे आएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। जब ये मैक्सिमम होगी तो हमारे पास वर्टिकल होगी, ये वर्टिकल नीचे को बनेगा, क्योंकि नेगेटिव में है ये मैक्सिमम, तो इसको नीचे की तरफ बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये वेव जो वन वाली थी वोल्टेज की, वो जीरो हो गई है, तो जीरो पे हम उसको वर्टिकल बनाएंगे, हॉरिजेंटल बनाएंगे। और ये जो इक्वेशन नंबर टू थी हमारे पास करंट की, वो मैक्सिमम हो जाती है, तो उसको हम वर्टिकल में मैक्सिमम बनाएंगे। और ये नेगेटिव में मैक्सिमम है तो नीचे को, अगर पॉजिटिव में मैक्सिमम है तो ऊपर को। अब यहाँ पे ये वेव टू वाली जीरो हो जाती है, तो हमारे पास वेव टू जो है वो हमारे पास करंट की है, तो जीरो हो तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन लगती है। और जब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वन वाली है, तो वन वाली वोल्टेज की है, तो इसका वोल्टेज हम वर्टिकल ड्रा करेंगे। हाई मैक्सिमम पॉजिटिव की जानिब है, ऊपर की जानिब है लाइन से, तो हम इसको ऊपर की जानिब लगाएंगे। नेगेटिव में मैक्सिमम होगी तो नीचे की जानिब लगाएंगे। ये अब आप देखें, ये हमारे पास आई है और ये वी है, तो ये टिल्ट नहीं कर रहे, आपस में मूव नहीं कर रहे। अगर ये इसको मैं रोटेट करूं लेफ्ट साइड पे, तो ये जो इसका हमारे पास वोल्टेज है ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा, और करंट इधर से मूव करके वेक्टर इधर चला जाएगा ये। अब इधर से फिर मैं इसको रोटेट करूं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास वोल्टेज नीचे की जानिब और करंट हॉरिजेंटल आ जाएगा। इसे मैं दोबारा मूव करूं तो वोल्टेज यहाँ पे चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। दोबारा फिर मैं रोटेट करूं तो ये वोल्टेज ऊपर चला जाएगा और करंट इसके हॉरिजेंटल में आ जाएगा। ये देखिए, इसको हम मूव करते जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, मूव करें तो ये आ जाता है, इसको मूव करें तो ये आ जाता है, इसको मूव करें तो ये आ जाता है, इसको मूव करें तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसमें आप ये चीज़ गौर करें कि जो वर्टिकल है, जब हमने इसको मूव किया तो ये आगे आगे नहीं जा रहा वोल्टेज, और करंट पीछे पीछे जा रहा है। और यहाँ पे देखें, वोल्टेज हमारे पास ये था और करंट ये था, तो जब हम इसे मूव करेंगे तो वोल्टेज आगे होगा। और अगर दो शख्स आपस में दौड़ रहे हों एक सर्कल के अंदर, तो एक आगे हो दूसरा पीछे हो, तो हम कहेंगे कि ये आगे वाला बंदा लीड कर रहा है और पीछे वाला लैग कर रहा है। आगे वाला लीड कर रहा है, पीछे वाला लैग कर रहा है। जैसे कि हमारे पास जो है ट्रेन रेलवे होती है हमारे पास, उसमें देखें तो वो फ्रंट वाला जो उसका हमारे पास इंजन वाला डिब्बा होता है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, बाकी सारे उसके पीछे पीछे, और आगे वाला जो होता है वो लीड कर रहा होता है, जिसे लीडर कहते हैं। और वो यहाँ पे आप जब हम इसे मूव करेंगे तो करंट आगे होगा और वोल्टेज आगे होगा, करंट पीछे पीछे होगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। तो यहाँ मैं दूसरी जुबान में से कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है। जैसे मर्जी आप कह लें, या आप ये भी कह सकते हैं इक्वेशन वन जो वोल्टेज किया वो वेव वन है वो लीड कर रही है वेव टू से,
ठीक है, और वेव 1 लीड कर रही है, वेव 2 लैग कर रही है। और अगर हम मैं दूसरे तरीके से इसको पढ़ूँ तो मैं कहूँगा वेव 2 जो है वो लैग कर रही है और वेव 1 लीड कर रही है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अब कितने के एंगल से लैग या लीड कर रही है, वो हमारे पास इसमें देखे दोनों में 90 का एंगल बनता है। ये 90 का आपके बुक वाले ने भी इसलिए लिया, आगे ज़्यादातर जो है वो 90 का ही यूज़ होना है। ये 45 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट एंगल पे लैग लीड कर सकते हैं ये दोनों वेव्स, अगर मुख्तलिफ वे से आए मिले एक दूसरे के साथ। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे ये 90 से हमारे पास लैग या लीड कर रही है। वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो वो 90 से कर रहा है, अगर करंट जो है लीड कर रही है, लैग कर रही है, तो वो 90 के हिसाब से ही लैग कर रही है। ये लैग और लीड हो गया। अगर दोनों वेव्स इसी तरह, ये पहली वेव्स ये है, दूसरी वेव भी इसके ऊपर ही या इससे थोड़ी सी नीचे लेकिन वही आए, उसका क्रस्ट आए, दूसरी का भी क्रस्ट आ जाए, पहली का ट्रफ आए, दूसरी का भी ट्रफ आ जाए, तो हमारे पास उसे हम कहेंगे ये इन फेज वेव्स हैं। वेव्स तो हैं लेकिन इन फेज हैं, कोई भी लीड या लैग नहीं कर रही, दोनों सेम चल रही हैं, उसको हम कहते हैं इन फेज। और अगर हमारे पास एक का क्रस्ट है, दूसरी का यहाँ से शुरू होके ट्रफ आ जाए, तो हम कहते हैं ये आउट ऑफ फेज हैं 180 के एंगल से। जब एक का क्रस्ट है दूसरी का ट्रफ आ रहा है, जब एक का ट्रफ है दूसरी का क्रस्ट आ रहा है, तो हम कहेंगे ये आउट ऑफ फेज है। और अगर ये एक दूसरे के इस हिसाब से चल रही होंगी, ना इन फेज हो ना आउट ऑफ फेज हो, तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास लैग या लीड के हिसाब से आ रहा है। फिर देख ले, तीन चीज़ें मैंने बताई हैं। एक हमारे पास है, अगर दोनों सेम ही, एक का क्रस्ट आए दूसरी का भी क्रस्ट आ जाए, एक का ट्रफ आए दूसरी का भी ट्रफ आ जाए, तो हम कहते हैं ये इन फेज हैं। और अगर हमारे पास एक का क्रस्ट दूसरी का ट्रफ आ जाए, फिर दूसरी का ट्रफ और पहले का क्रस्ट आ जाए, तो इस हिसाब से एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो एक का क्रस्ट आता है दूसरे का ट्रफ, तो उसे हम कहते हैं ये आउट ऑफ फेज है। और अगर इस तरह से थोड़े डिफरेंस से चल रही हों, तो हम उसे कहते हैं फेज लैग या फेज लीड कर रही हैं। अब ये देखते हैं हम इन दोनों वेव्स के दरमियान कितने का है वो, फिर हम एंगल यहाँ से देख लेते हैं कितने का एंगल बन रहा है। अब वैसे यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 0 पे है और ये 90 पे है, तो स्टार्ट पे ही देख लेते हैं कि कितने का डिफरेंस है। ये 90 का डिफरेंस है, तो हम क्या देते हैं ये दोनों लीड या लैग जो कर रही है ये 90 के एंगल से, यानी कि 90 पे आपस में लीड या लैग कर रही है।